बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। और आज हम अपनी क्लास 9th की केमिस्ट्री सीरीज़ से चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर 5 डिस्कस करेंगे। और आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा गोल्डफाइल्ड एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में ये बात देखी है कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया। अब जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो पहले डिस्कवर हुए थे, न्यूट्रॉन जो है वो 1932 में बाद में जाके डिस्कवर हुआ था। तो जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई तो साइंटिस्ट को ये लगता था कि जो एटम है वो दो ही पार्टिकल से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, यानी एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से। अब सवाल ये था कि ये एटम के अंदर ये जो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं ये किस तरह एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ये किस तरह से, यूं कह लें कि ये किस तरह से रहते हैं। तो इन बातों को डिस्कस करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और 1911 में लॉर्ड रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की और ये मालूम करने की कोशिश की कि एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किस तरह एग्जिस्ट करते हैं। ये मालूम करने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और उस एक्सपेरिमेंट को हम रदरफोर्ड्स गोल्डफाइल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में लॉर्ड रदरफोर्ड ने एक गोल्ड फॉइल ली थी, एक सोने का वर्क लिया था। जैसे आप लोग चांदी का वर्क देखते हैं जो अक्सर हलवाई की दुकानों पे मिठाइयों के ऊपर, ख़ास तौर पे जो मेले वगैरह होते हैं वहाँ पर जो मिठाइयों के ऊपर लगाया जाता है, उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, पुरकशिश बनाने के लिए, लोग उनको देखें और उनका खाने पे दिल करे तो चांदी के वर्क लगाए जाते हैं। इस तरह इसने एक सोने का वर्क गोल्ड फॉइल लिया और उस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस थी वो 0.00004 सेंटीमीटर या 4 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर थी। उसने इस गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया और जब उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करवाया तो उसने जिंक सल्फाइड से कोटेड एक स्क्रीन को एज अ डिटेक्टर यूज किया। अब जो एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट लॉर्ड रदरफोर्ड ने की थी इस गोल्डफाइल्ड एक्सपेरिमेंट के लिए वो आपके सामने डायग्राम में दिखाई गई है। इसमें ये हमारे पास सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं। ये अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गुजर के इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, इस सोने के वर्क के ऊपर आते हैं और ये इसके गिर्द सर्कुलर डिटेक्टिंग स्क्रीन या जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है। जब यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स को हम इस गोल्ड फॉइल के ऊपर बम्बार्ड करवाते हैं तो हमारे पास गोल्ड फॉइल में से कुछ पार्टिकल, ये हम आगे ऑब्जर्वेशन में देखते हैं कि क्या होता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट थी कि जब हमने अल्फा पार्टिकल्स को 0.00004 सेंटीमीटर थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाया तो, और साथ में ये जिंक सल्फाइड से कोटेड एक स्क्रीन रखी, ये देखने के लिए कि जब हम अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल के ऊपर फॉल करवाते हैं तो हमारे पास वो अल्फा पार्टिकल्स के साथ क्या होता है ये मालूम करने के लिए। अब जब लॉर्ड रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उसके पास इस एक्सपेरिमेंट की 3 ऑब्जर्वेशंस आई। अब स्टूडेंट्स, जो गोल्ड की फाइल थी उसमें इस तरह से गोल्ड के एटम लगे हुए थे, ठीक है जी, और यहाँ से हमने अल्फा पार्टिकल्स फार करवाए थे और इस साइड पे आप हम कह देते हैं कि यहाँ पर एक वो जो जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर हमारे ये अल्फा पार्टिकल्स आके बम्बार्ड करवाएंगे। अब लॉर्ड रदरफोर्ड ने कहा कि मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स, जैसे देखें ये एक अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल, मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ज्यादातर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सीधे सीधे गुजरे हैं शीट में से और उन्होंने कोई डिफ्लेक्शन नहीं की, यानी वो अपने रास्ते से मुड़े नहीं है, बिल्कुल सीधे सीधे गए हैं। और जब वो जिंक सल्फाइड की प्लेट से टकराते हैं या जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से टकराते हैं तो इल्यूमिनेशन, वहां पे रोशनी पैदा करते हैं। उसने कहा कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स, बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो 90 डिग्री से लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं गोल्ड शीट्स में गुजरने के पास। जैसे ये अल्फा पार्टिकल है, ये 90 डिग्री से लार्ज एंगल पे गया है, ये अल्फा पार्टिकल है, ये 90 डिग्री से लार्ज एंगल के ऊपर गया है। और फिर तीसरी ऑब्जर्वेशन थी कि कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो बाउंस बैक हुए आफ्टर हिटिंग द गोल्ड फाइल, यानी कुछ ऐसे पार्टिकल थे जो गोल्ड फाइल के साथ टकराए और वापस पीछे की तरफ मुड़े। अब इस डायग्राम के अंदर आपको ये तीनों ऑब्जर्वेशंस दिखाई गई हैं कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स बगैर टकराए सीधे सीधे गुजर रहे हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं और कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो बाउंस बैक हो रहे हैं।
अब इन ऑब्जर्वेशंस के बाद लॉर्ड रदरफोर्ड ने कुछ रिजल्ट्स, कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ की। उनमें सबसे पहली बात ये थी कि ये कोर डायग्राम है जो मैं इधर आपको थोड़ी जूम करके दिखाऊंगा। ये डायग्राम है, देखिए जी। इसमें इसने कहा है एक एटम को हमने एज्यूम किया है। इसने कहा जी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स, ये जो ज्यादा अल्फा पार्टिकल्स हैं वो बगैर टकराए गुजर गए हैं, जिसका मतलब ये है कि एटम का ज्यादा वॉल्यूम, एटम का ज्यादा हिस्सा एम्प्टी है, वहां पर कोई पार्टिकल मौजूद नहीं है। फिर उसने कहा कि कुछ पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन सेंटर ऑफ द चार्ज इन एटम को जो है ना जाहिर करती है। कुछ पार्टिकल्स का अपने सीधे रास्ते से डिफ्लेक्ट हो जाना ये बताता है कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, और कोई पॉजिटिव चार्ज का एटम में कोई सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है। उस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हमने न्यूक्लियस का नाम दिया। हमसे मुराद रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। कुछ पार्टिकल्स के बाउंस बैक होने का, जब हमने कहा कि कुछ पार्टिकल्स बाउंस बैक होते हैं, तो ये तीसरा उसने कहा कि ये जो पार्टिकल बाउंस बैक होते हैं ये बताते हैं, ये इस बात की निशानी है कि एटम के अंदर जो मौजूद न्यूक्लियस है वो डेंस है, भारी है, सख्त है। क्योंकि अगर वो अल्फा पार्टिकल्स के मुकाबले में हल्का होता तो अल्फा पार्टिकल्स उसको अपने रास्ते से आगे की तरफ धकेल देते, लेकिन वो इससे टकरा के पीछे मुड़े हैं, इसका मतलब है कि वो भारी है। उसने कहा क्योंकि सिर्फ कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो डिफ्लेक्शन शो करते हैं, इट मींस दैट जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के मुकाबले में छोटा है, यानी न्यूक्लियस की ने जो स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, जो जगह घेरी हुई है, वो एटम के अंदर बहुत थोड़ी है। और फिर उसने अगली बात कही कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, एटम एज अ होल न्यूट्रल होता है। एज अ होल न्यूट्रल होने का मतलब यह है कि एटम में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, यानी जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। और फिर उसने कहा कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन के अलावा बाकी सारे पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और उन्हें हम न्यूक्लियॉन्स का नाम देते हैं। अब ये जो रिजल्ट्स और कंक्लूजन्स आई थी रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट की, इनकी बेस के ऊपर रदरफोर्ड ने एक मॉडल ऑफ एटम बनाया जिसे हम प्लेटेनरी मॉडल ऑफ एटम कहते हैं। और इस एटॉमिक मॉडल के मुताबिक ये एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और ये इसके गिर्द में जो है वो शेल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ये कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम में न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रेडिएट करता है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन की मोशन शो की है। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास इस पाथ में मूव कर रहा है तो ये साथ मुसलसल एनर्जी रेडिएट कर रहा है। अब रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था ये बहुत बड़ी एडवांसमेंट थी अपने टाइम पे केमिस्ट्री के अंदर। साइंटिस्ट ने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की तो हमारे पास रदरफोर्ड के मॉडल के दो डिफेक्ट्स हैं। सबसे पहले डिफेक्ट ये आया कि रदरफोर्ड कहता है कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी रिलीज करता है तो उसके बाद एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर के तबाह हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाएगा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम कोलैप्स कर जाएगा। अब जैसे देखें ये इलेक्ट्रॉन है, ये कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहा है और साथ साथ एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी रेडिएट करते करते बिल्कुल इधर पहुंचेगा, इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जब एनर्जी खत्म होगी तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा तो एटम तबाह हो जाएगा। ये इसके मॉडल के ऊपर पहला डिफेक्ट, इसके मॉडल में ये पहला डिफेक्ट था। दूसरा डिफेक्ट ये है स्टूडेंट्स के, अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है यानी मुसलसल मूव करते हुए एनर्जी रिलीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन को कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लाइन स्पेक्ट्रम बनाता है। तो अब ये दो एतराजात, ये दो नकाइस जब हमने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल से निकाले तो इनको वो एक्सप्लेन नहीं कर सका। इसके बाद फिर नेक्स्ट थ्योरी हम जब पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल तो उसमें ये सारे कुछ कन्फ्यूजन इसकी दूर होंगी, लेकिन वो अब बात करना कबल अज वक्त है, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं जी इस टॉपिक से रिलेटेड जो है वो एग्जाम के क्वेश्चंस के हैं। आपसे पहले 4-5 मैंने ये 7 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनमें से कुछ बोर्ड के पास पेपर्स में भी आए हुए हैं। तो सबसे पहले व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट। तो हमने 3 ऑब्जर्वेशंस जो ऊपर लिखी हैं वो आप इसमें बताएंगे। हाउ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स लीड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें आप ऑब्जर्वेशंस बताएंगे और रिजल्ट्स में वो जो पॉइंट है कि न्यूक्लियस, वो जो पार्टिकल बाउंस बैक होते हैं, इट मींस के वो न्यूक्लियस में सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज से टकराए हैं जिसे हम न्यूक्लियस का नाम देते हैं। न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं और इनमें कौन कौन से, और एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स पाए जाते हैं। तो हमने कहा है न्यूक्लियॉन्स वो पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं और न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है।
हाउ वाज इट शोन दैट एटॉमिक न्यूक्लियर पॉजिटिवली चार्ज, एटम का न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, हमें कैसे पता चला? तो हमें ऐसे पता चला कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जब न्यूक्लियस के करीब से गुजरते हैं तो वो लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट होते हैं। अब एक जैसे चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया और वो पार्टिकल्स लार्ज एंगल के ऊपर डिफ्लेक्ट हुए हैं। नेम द पार्टिकल विच डिटरमिन द मास ऑफ एन एटम। तो ऑब्वियसली हम पहले चैप्टर में एटॉमिक मास पढ़ के हैं, एटॉमिक मास इज सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। व्हाट इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? तो इसमें आप लिखेंगे रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम दिया था और उस मॉडल में उसने कहा था कि न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इमिट करता है। उसके बाद है व्हाट आर द डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो हमने आखिरी स्लाइड में 2 पॉइंट्स पढ़े हैं, वो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चन में व्हाट आर द रिजल्ट्स या कंक्लूजन्स ऑफ रदरफोर्ड गोल्डफाइड एक्सपेरिमेंट। तो वो 7 से 8 पॉइंट्स हैं, वो आपको इसमें लिखने होंगे। और फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या है और उसे क्यों रिजेक्ट किया गया। तो इसमें फिर आप रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल और जो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।